आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 82 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 83 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी हर वीडियो को लाइक लाजमन किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमन किया कीजिए ताकि हमें हमारी काविशों का सिला मिलता रहे। तो आइए स्टोरी का आगाज करते हैं। कहा, मुझे तो कोई ट्रक नजर नहीं आ रहा, उसने आगे फाड़ते हुए कहा। लेकिन जीप की रफ्तार पकड़ते ही खुली हुई बाड़ी वाला वो माल बरदार ट्रक उसे भी नजर आ गया जिस पर लकड़ी की पेटियां लदी हुई थी। ट्रक के दो पहिए सड़क पर थे और दो मुसलसल कच्ची जमीन पर चल रहे थे, जिसकी वजह से पीछे फैलने वाले गर्द के बादल ने ट्रक को अपनी ओट में बिल्कुल छुपा रखा था। ट्रक ओवरटेक करते हुए मुझे ये बात बहुत अजीब महसूस हुई कि उसने वजन लदा हुआ होने के बावजूद आधी गाड़ी कच्चे में उतारी हुई थी। पर्दामाल से लदे हुए ट्रकों के ड्राइवर आमतौर पर पुख्ता सड़क छोड़ने की हमाकत कभी नहीं करते कि मुबादा टायर पंचर हो जाए, और उस वजह से अमूमन माल बरदार ट्रकों और खसूसन सियाल से भरे हुए टैंकर्स के हादसात होते हैं कि सामने से आने वाले ट्रक ड्राइवर की मजबूरी का अंदाजा किए बगैर उस उम्मीद पर पूरी रफ्तार से बढ़ते चले आते हैं कि दो टायर नीचे उतार कर उन्हें राह देने से तसादुम की सूरत में सारी जिम्मेदारी उसी बेचारे पर आयद करने की कोशिश की जाती है। वो ट्रक ड्राइवर नींद या नशे में था, वरना किसी मकसद के तहत ऐसा कर रहा था। उसे आगे निकलते हुए मैंने रफ्तार नहीं बढ़ाई और अखबनुमा आईने में उसके हेडलैम्प्स का जायजा लेता रहा, लेकिन उसने सड़क वीरान और सीधी होने के बावजूद अपनी लाइन से दाहिनी तरफ हटकर पुख्ता सड़क पर आने की कोशिश नहीं की। रफ्तार बढ़ाओ ना, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी तो लाइट्स का टेज बहुत दूर है, वो सुरंग मीलों लंबी तो ना होगी। वीरा ने सुस्त रफ्तारी से जिच होकर कहा, देखती जाओ, मैं जरा इस ट्रक का जायजा ले रहा हूँ। ये लो, वो मुड़ रहा है। उसे जवाब देते देते मैं चौंक पड़ा क्योंकि ट्रक मेरे देखते ही देखते सड़क छोड़कर जंगल की तरफ मुड़ चुका था। मेरा दाहिना पांव इस्तरारी तौर पर ब्रेक पैडल दबाने के लिए उठा, लेकिन मैंने बर वक्त वो इरादा मुलतवी कर दिया। ब्रेक पैडल दबाने की सूरत में पजीरों के ब्रेक लैंप जल उठते और ट्रक वाला चौकन्ना हो सकता था। मैंने एक नुमा आईने को कदरे सीधा करके पीछे का जायजा लिया तो ट्रक की रोशनियां जंगल में मातूम हो चुकी थी। क्या ट्रक मुड़ गया? वीरा ने गर्दन घुमाकर हैरत से सवाल किया। हाँ, ट्रक जंगल में गया है और अभी लाइट्स का टेज 30 किलोमीटर दूर है। मैंने ब्रेकों पर तबाह आजमाई किए बगैर कहा, तो गाड़ी घुमाओ ना, सोच क्या रहे हो? वो इस तरह लहजे में बोली, हो सकता है कि रास्ता यहीं से जाता हो। ब्रेक लगाए बगैर रोशनियां गुल करके मोड़ूंगा। हो सकता है कि ट्रक जंगल में ना गया हो, किसी खराबी की वजह से कच्चे में उतार कर रोशनियां गुल कर दी गई हो। बहरहाल मैं तैयार हूँ, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। उसकी आवाज सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह हैरतनाक सुरात के साथ अपनी सफेद जैकेट उतार कर नकाब और स्याह दस्ताने पहन चुकी थी। तुम में मिठास जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि शुगर क्वीन कही जा सको। रफ्तार कम हो जाने पर मैंने जीप को वापस घुमाते हुए कहा, लेकिन वो कुछ न बोली कि उसका पिस्तौल हाथ में आ चुका था। मैं तन्हा हूँ मादाम, मैंने उसे याद दिलाया। तुम्हारी सीट के नीचे इशारिया 4-5 का भरा हुआ ब्राउनी मौजूद है। उसकी आवाज में गहरी संजीदगी ओत कर आई थी। चाय शुगर क्वीन के रूप में आते ही उसका मिजाज भी बदल जाता था। मैं जीप ड्राइव करता वो उसी जहरी सड़क तक पहुंच गया जिस पर ड्राइव करके हम उस राह पर आए थे। लेकिन आगे फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद दाहिनी तरफ जंगल में कहीं ट्रक का हेवला तक नजर नहीं आया। वो यकीनी तौर पर जंगल ही में दाखिल हो चुका था। मैंने वहीं से जीप वापस घुमा ली। उस बार मैंने हेडलैम्प रोशन कर लिए थे। रफ्तार सुस्त थी और निगाहें कच्ची जमीन पर बने हुए टायरों के निशानात देख रही थी। अंधेरे के बायस मेरे लिए यह तयन करना दुश्वार था कि ट्रक कहाँ से मुड़ा होगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कच्ची जमीन में उभरे हुए एक बड़े से पत्थर के करीब टायरों के निशानात बाएं तरफ मुड़ते नजर आए और मैंने जीप रोक कर उसकी तमाम रोशनियां गुल कर दी और सिगरेट सुलगाने लगा। इंजन बदस्तूर चलता रहा। अब क्या हो रहा है? वीरा की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। सिगरेट पी रहा हूं, तुम भी पी लो। मैंने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पेशकश की और उसने किसी नखरीली महबूबा की तरह मेरा हाथ चटक दिया। जंगल में घुसने के बाद न जाने कब अगली सिगरेट जलाने का मौका मिल सके। सिगरेट तो तुम ड्राइव करते हुए पी सकते हो, गाड़ी रोक कर क्यों खड़े हो गए? हेडलैम्प की आधी आंखों को अंधेरे से मानूस कर रहा हूँ। जंगल में रोशनियां दूर ही से देख ली जाएगी और वो तुम्हारा नाम मालूम किए बगैर हम दोनों को बाढ़ पर रख लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तारों की नाकाफी रोशनी में उस नई जीप को किसी दरख्त के तने से टकरा दूं। जब मेरी आंखें अंधेरे में मुनासिब फासले तक देखने की आदी हो गई तो मैंने जीप कच्चे रास्ते पर उतार कर उस रास्ते पर डाल दी जो दरख्तों के दरमियान नजर आ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अपने ट्रक के इंजन के शोर में नई जीप के इंजन की आवाज नहीं सुन सकेंगे वो, और हम अपनी बेहतर रफ्तार के बायस उसे मौका पर वहां पहुंचेंगे कि वो हमारी आमद से होशियार न हो सकेंगे। खाली जंगल में बना हुआ वो रास्ता घूर अंधेरे के बावजूद इंसानी हाथों का मोहताज नजर आ रहा था। मैंने बतदरीज जीप की रफ्तार खासी बढ़ा ली थी और अब हमारे कान ट्रक के इंजन की वाज़ेह गूंज सुन रहे थे। फिर उसी के साथ एक दुश्वारी का आगाज हो गया।
पुरपीच रास्तों के बायस कहीं कहीं ट्रक के गुबार आलूद रोशनियां आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन ट्रक के पीछे उड़ने वाली मिट्टी और अंधेरे के बायस मेरे लिए ड्राइविंग मुहाल हो गई थी। मजबूरन मुझे जीप की रफ्तार इतनी कम करना पड़ गई कि मैं मिट्टी की गर्दाब से दूर रह सकूं। गाड़ी में रोशनी नहीं थी, इसलिए तारीख डैशबोर्ड पर यह देखना नामुमकिन था कि जंगल में कितनी मुसाफत तय की गई थी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता था कि ताकुब कमोबेश निस्फ घंटे जारी रहा। फिर एक जगह ट्रक रोक दिया गया। मैंने भी हैंड ब्रेक की मदद से गाड़ी जहां थी वहीं रोक ली और केबल लाइट के ऑफ होने का यकीन करते हुए नीचे उतर गया। दरवाजा बंद करने से कबल मैंने सीट के नीचे से इशारिया 4-5 का ब्राउनी निकाल लिया था और चाबी जेब में डाल ली थी। उस वक्त तक ट्रक का इंजन स्टार्ट था, लिहाजा मैंने एहतियात से दरवाजा बंद कर दिया। ट्रक का इंजन बंद होता तो हल्की सी आवाज भी बासानी सुनी जा सकती थी। नीचे उतरने के चंद सानियों बाद जब वीरा मेरी तरफ न आई तो मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वहां किसी जी रूह का वजूद नहीं था। दूर तक फैला हुआ वो सन्नाटा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मेरे दिल में वसवसे सर उभारने लगे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि आखिरी लम्हात में उसने मेरा साथ देने का इरादा तर्क कर दिया हो, या वो किसी हिकमत अमली के तहत अलग हुई थी। उस वक्त मेरे लिए पसपाई इख्तियार करने का कोई जवाब नहीं था। मैंने जीप का दरवाजा खोलकर टाइम बम का मुख्तसर सा पैकेट अपनी जेब में डाला और दख्तों की ओट में लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। ट्रक का इंजन बदस्तूर स्टार्ट था। उस हेडलैम्प की तेज रोशनी सामने सुरंग के बंद दहाने पर पड़ रही थी और उस रोशनी के निकास में 2 आदमी मुहावजों की ओर से शिकस्ता झोपड़ी में घुसे हुए थे, जहां दरवाजा खोलने का बैरूनी मैकेनिज्म पोशीदा था। शायद कोई ट्रक स्टीयरिंग के व्हील पर बैठा हुआ था, क्योंकि इंजन की रफ्तार बार बार कमो बेश हो रही थी। खोलो, ट्रक से घुराती हुई तमकाना आवाज गूंजी। ये सारी देखभाल गाड़ी अंदर पहुंचने के बाद ही हो सकती है। उसके मुखातब वही दोनों थे जो झोपड़ी में घुसे हुए थे। उन्होंने अपने ट्रक वाले साथी को बैक वक्त जवाब दिया था। फिर उस रास्ते पर जमी हुई दीवार आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगी। दीवार के गायब होते ही ट्रक धीमी रफ्तार से रिंगता हुआ सुरंग में दाखिल हो गया। दीवार अबूर करके वो रुक गया था। उस असना में झोंपड़ी से दोनों आदमी भागते हुए सुरंग में दाखिल हो गए और ट्रक आगे बढ़ गया। दीवार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। मेरे लिए वो बेहतर मौका था कि मैं मैकेनिज्म को दोबारा छेड़े बगैर अंदर दाखिल हो जाऊं। मैंने बसी और इस तरह के आलम में गर्दोपेश का जायजा लिया, लेकिन मेरा लाइट का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। अगर वो मुझे ऐन वक्त पर दगा न दे गई थी तो मुझे ये इत्मीनान था कि जीप की चाबी मेरे पास थी, लेकिन अगले ही लम्हे में अपनी उस ख्वाब ख्याली पर चिल्ला कर रह गया। उस जैसी औरत के लिए चाबी के बगैर हाथ की सफाई दिखाकर जीप उड़ा ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं लपक कर उभरती हुई दीवार फांद कर सुरंग के दहाने में घुस गया था, जहां ट्रक के इंजन से खारिज होने वाले धुएं की नागवार बू रची हुई थी। मुझे देखकर खुशी हुई कि उन लोगों ने आगे बढ़ने से पहले उस ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह को रोशन नहीं किया था। मैं पिस्तौल हाथ में दबाए दीवार से लगकर आगे पेशकदमी करने लगा। पूरी सुरंग ट्रक के इंजन की शोर की वजह से गूंज रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए मैंने टलवान फर्श पर तोड़ लगा दी, क्योंकि मुझे रास्ते की तवालत का बखूबी अंदाजा था। फिर जो ही ट्रक का इंजन बंद होने के बाद सन्नाटा छाया, मैं बिल्ली की तरह दबे कदमों पेशकदमी करने लगा। चंद सालियों तक मौत का तस्कूत तारी रहा। फिर यक बयक कई इंसानी आवाजों की नकाबिल फहम भिनभिनाहट फिजा में गूंजने लगी। शायद मुसल्लह मुहाफिजों के सामने ही पड़ी हुई लाशों ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मकसूल करवा ली थी। मैं तन बतकदीर होकर आगे बढ़ता रहा। मेरे हाथ में पिस्तौल जरूर मौजूद था, लेकिन अपनी पोजीशन के बायस मैं उसे इस्तेमाल करने से कासिर था। निशाना खता होने की सूरत में मेरी गोली उस बारूदी जखीरे के लिए डायनामाइट का काम कर सकती थी। आखिरकार मैं एक ऐसी पोजीशन में आ गया जहां से मैं ट्रक को देख सकता था। उनमें से 2 की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो मेरे वजूद से बेखबर किसी और में मेरी निगाहों से ओझल थे। मैं आखिरी बार अपने हवास मुजतमा करके तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। फिर जो ही वो नजर आए, मैंने ट्रक की आड़ में पोजीशन लेकर उन्हें ललकार दिया, फौरन हाथ बुलंद कर लो वरना जिस्म छलनी कर दिए जाएंगे। वो दोनों मेरी आवाज सुनकर उस बुरी तरह उछले थे जैसे उन पर बिजली का नंगा तार आ गिरा हो। फिर उन्होंने बुखलाए हुए अंदाज में अपने खाली हाथ उठाए थे। गोली न चलाना। उनमें से एक मुझे देखे बगैर मुल्तजाना लहजे में चिल्लाया, इन पेटियों में बारूद है, निशाना खता हुआ तो हम सब जहन्नम वासिल हो जाएंगे। मैंने अपने वजूद में तमन्नाई की लहर सी दौड़ती हुई महसूस की, जिसे मैं अपनी कमजोरी समझ रहा था। वही बात मेरी बालादस्ती की जमानत बनती नजर आ रही थी। मैं मरने के लिए आया हूँ, तुम अपनी खैर मनाओ, मैंने सर लहजे में कहा। मैं गोली चलाने से हरगिज दुरेग नहीं करूंगा। ये कहते हुए मैं ट्रक की ओर से निकलकर उनके सामने आ गया, और वही मेरी बदतरीन गलती थी कि मैं जोश में उनके तीसरे साथी को फरामोश कर बैठा था। अचानक कहीं से यके बाद दीगरे 2 फायर हुए। पहली गोली ने मेरा हाथ जख्मी करके मुझे निहत्था कर दिया और दूसरी गोली ने बाएं पिंडी उधेड़ डाली। तकलीफ और मुदाफत के मिले जुले एहसास के तहत मैं फौरन नीचे गिर गया। वो कोई आसान सूरत हाल नहीं थी। बंद खाने में मैं अपने 3 दुश्मनों के नरके में आया हुआ था, और वो मुसल्ला थे या अपने असले तक रसाई रखते थे, लेकिन मैं निहत्था किया जा चुका था। अपने दाहिने हाथ के साथ बाएं पिंडली भी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन तहखाने पुख्ता फर्श पर गिर जाने के बावजूद मैं ज़हन में एक लम्हे के लिए भी तकलीफ का एहसास न उभर सका था। मुझे बस ये फिक्र थी कि मैं उनके तीसरे साथी के निशाने पर था और वो मेरी निगाहों से रुपोश था। मैंने वहीं पड़े पड़े बाएं कोहनी का सहारा लेकर सर घुमाया और मुझ पर पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो गई।
पहले नजर आने वाले दोनों आदमी उस मोहलत से फायदा उठाकर अपना असलहा निकाल चुके थे और उनका तीसरा साथी नंबर 3 के खुफिया हिस्से में जाने वाले पुख्ता जीनों से नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा था। उसके दाहिने हाथ में बड़े बोर का वजनी पिस्तौल दबा हुआ था, जिसकी नाल से धुएं की पतली सी लकीर निकल रही थी। मेरे लिए वो सूरत हाल बहुत संगीन और मोहलक थी। मैंने हत्था उन तीनों के निशाने पर था, फिर वो सब ऐसी समत में थे कि मैं मुसल्ला भी होता तो शायद उन पर गोली चलाने की जुरात न कर पाता, क्योंकि उनके गर्दोपेश असलहा और बारूद के अंबार थे जो मेरा निशाना खता होने की सूरत में आतिश फिशां बन सकते थे। जबकि मेरी तरफ मैदान साफ था। मुख्तसर सी नंगी दीवारों के दरमियान सुरंग का वो हिस्सा था जो जंगल में नकासी की राह तक ले जाता था। वो मुझ पर 2 गोलियां चला चुका था और चाहता तो बेखौफ खतर पूरा मैगजीन भी खाली कर सकता था। मेरे लिए सीढ़ियों वाले के फायर से खुद को बचाना नामुमकिनात में से नजर आ रहा था, क्योंकि वो बुलंदी पर होने के बायस मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से को बासानी ताकदार कर सकता था। मैं जोश और उजलत में चूहेदान में फंसा था। उन तीनों की यकजाई के बाद 2 को ललकार बैठना मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। शायद हर मौका पर वीरा के गायब हो जाने से मेरी कुव्वत फैसला पर बुरा असर पड़ा था, वरना मैं ऐसा खतरनाक फैसला हरगिज न करता। वक्त गुजर जाने के बाद मुझे शिद्दत के साथ अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सीढ़ी वाला अपना पिस्तौल ताने मुझ पर निगाहें जमाए नीचे उतर रहा था। उसके दोनों साथियों की टामी गन्नों के दहाने मेरी तरफ उठे हुए थे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता फैस से उठता चला गया। उठते हुए मैंने महसूस किया कि पिंडली के जख्म में बारूद की चलन की बावजूद हड्डी सलामत थी। शायद गोली खाल उधेड़ती हुई गुजर गई थी और यही कोई सूरत हाल दाहिने हाथ के साथ भी पेश आई थी। उस शख्स ने शायद मेरे हाथ के बजाय उसमें दबे हुए रिवाल्वर का निशाना लिया था, लेकिन गोली ने उछटते हुए अंगूठे को जख्मी कर दिया था। सीढ़ी वाला जवान दोनों से ज्यादा तनुमंद और पुरएतमाद नजर आ रहा था। नफे तुले कदमों से चलता हुआ मेरे मुकाबला खड़ा हुआ और वजूद में उतर जाने वाली तेज निगाहों से मेरा जायजा लेने लगा। मैंने भी बेपरवायाना अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? चंद सानियों तक किसी खूंखार हरीफ की तरह नजरों ही नजरों में मुझे तोलने के बाद उसने तहक्कुम अमेज़ लहजे में सवाल किया। एक आदमी हूँ और उसी रास्ते से आया हूँ जहां से तुम्हारा ट्रक अंदर दाखिल हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम तीनों ट्रक पर सवार थे और मुझे ये ढलान सुरंग पैदल ही तय करना पड़ी। मैंने उससे खाइफ हुए बगैर अतमाद के साथ कहा, किसके लिए काम करते हो? मेरे लहजे पर उसका चेहरा बिगड़ गया, लहजा भी करख्त हो गया था। मैंने कमीज उठाकर उसके सामने अपना पेट बरहना कर दिया। खरदाएं हाथ से उसे बजाते हुए बोला, सब कुछ इसके लिए करना पड़ता है। ये ना होता तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। हज़ियान बकने की जरूरत नहीं, वो उसीलिए लहजे में हो रहा है। सीधी तरह मेरे सवालात के जवाब न दिए तो अभी हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। यहाँ गला फाड़ फाड़ कर मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी आवाज इस तरह दीवार से बाहर न जा सकेगी। अगर मैं शिहारा का नाम लेता तो तुम उसका हदूद अरबा पूछने बैठ जाते, जिस पर मैं भी ज्यादा रोशनी न डाल सकूंगा। मैंने बेबसी के साथ कहा, यह हकीकत है कि पेट न पालना होता तो मैं किसी लाट साहब की भी नौकरी न करता। शायद तुम्हारा ताल्लुक उसके हरीफों से है जो उससे बेहतर मुआवजा अदा करते हैं। कौन शिहारा? उसने गैर इरादी तौर पर सवाल किया और मैं हंस पड़ा। आ गई ना वही बात है, मैंने हंसते हुए कहा। मैं ये जानता हूँ कि मैं शिहारा के लिए काम कर रहा हूँ। वह कौन है, उसका ठिकाना कहाँ है, ये सब नहीं जानता। हदायत नामालूम तरीके पर मुझ तक पहुँचती है और मैं अपनी रिपोर्ट सिटी पोस्ट ऑफिस के लोकल लेटर बॉक्स में डाल देता हूँ जो उस तक पहुँच जाती है। वो बेतबारी के साथ मुझे घूर रहा था। मेरे खामोश होने पर बोला तो उसकी आवाज़ से भी बेयकीनी आ जाती। तुम झूठ बोल रहे हो। शिहारा मेरे लिए नया नाम है और ये भी समझ में नहीं आने वाली बात है कि हदायत तुम तक नामालूम जराए से पहुँचाई जाती होंगी। अगर तुमने शराफत से जुबान न खोली तो मैं तुम्हारा जोड़ जोड़ हिला कर रख दूंगा। अगर टाइप किया हुआ कोई रुका ना मालूम तरीके पर रास्ते में तुम्हारी जेब में या किसी वक्त कमरे में डाल दिया जाए तो उसे तुम क्या कहोगे? हद ये कि मेरा मुआवजा भी उसी तरह मुझ तक पहुंचता है। मेरी बातों पर एतबार करना या ना करना तुम्हारी अपनी स्वाबदीद पर मुनहसर है। फिर तो ऐसे रुके तुम्हारे घर पर महफूज होगे। हदायत पढ़कर हर कागज चलाकर तलफ कर दिया जाता है। ऐसे कामों में अगर तुम नए नहीं हो तो राजदारी ही की अहमियत है उसके तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ होगे। इन दोनों को तुम ही ने कत्ल किया है। उसने फर्श पर पड़ी हुई लाशों की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। 2 नहीं या 4 लाशें होगी, मैंने सुकून के साथ कहा। मेरी ड्यूटी 5 बजे से शुरू हुई है। मुझे चार्ज देकर चाहने वालों ने बताया था कि बाहर वाले दोनों मुहाफिजों को मारकर अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। फिर अंदर भी 2 आदमी मिले थे, उनका भी मुख्तलिफ हशर नहीं हुआ था और इस वक्त तुम अकेले थे। उसने चौंक कर सवाल किया। सुरंग के दहाने से बाहर मेरे 4 मुसल्लह साथी मेरी वापसी के मुंतजिर होंगे। मैंने फौरी फैसले के तहत पूरा तमाद लहजे में कहा, मुझे नुकसान पहुंचाकर तुम यहाँ से सही सलामत बाहर न जा सकोगे। ट्रक हम 5 ने देखा था और मैंने उन्हें बाहर छोड़कर खुद अंदर आने का फैसला कर लिया। जब ये इतना पुरस्कून नजर आ रहा है। सीढ़ी से आने वाले के साथियों में से एक गहरा सांस लेकर पहली बार बोला। इसकी पूरी कहानी झूठ का पुलंदा मालूम होती है। दूसरे तहकीर आमेज लहजे में कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये अकेला था, अब अपनी जान बचाने की फिक्र में साथियों की कहानी ले बैठा है ताकि हमें खाइफ कर सके। 2 लाशें ये पड़ी है। सीढ़ी से आने वाले तनोमंद शख्स ने कहा। तीसरी लाश मैं ऊपर देख कर आ रहा हूँ। 4 न सही, लेकिन ये 3 लाशें इस अकेले के बस की नहीं मालूम होती। इसके साथी जरूर होंगे। ये और बात है कि इस वक्त बाहर मौजूद ना हो और ये अकेला ही हमारे चुंगल में आ फंसा हो। वो मेरे बारे में आपस ही में उलझ बैठे थे।
लिहाजा मैंने उन्हें मजीद परागंदा करने की नीयत से कहा, इन 24 क्रेटों के पीछे तलाश करोगे तो चौथी लाश भी मिल जाएगी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं है। जान बचाने की फिक्र वो करे जो मरने से डरता हो। मेरा पिस्तौल अगर हाथ से न निकला होता तो ये सब खंडरात में तब्दील हो चुका होता। मुझे बताया जा चुका था कि इस कार्रवाई में तुम लोगों के साथ मेरे भी चीथड़े उठ जाएंगे। बाहर वालों को अपनी जानें अजीज है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी न ले सके, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद शिहारा मेरी बीवी को कम से कम 1 लाख रुपया जरूर देगा, जो मैं सारी उम्र भी नहीं कमा सकता। ये शिहारा कहाँ से टपक पड़ा, ये नाम पहली बार सुनने में आया है। उनमें से एक ने उलझन अमेज लहजे में अपने साथियों से कहा, होगा कोई? तनोमन ने उस बहस से गुरेज करते हुए कहा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसका एक हरकारा हमारी ही कैद में है और यहाँ पर मौजूद मवासलात के निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। हम बाहर से कोई मशवरा नहीं ले सकते। हमें जो कुछ करना है पूरी तरह सोच समझ कर अपनी जिम्मेदारी पर करना है। क्यों ना पहले चौथी लाश तलाश की जाए? दूसरे ने राय जनी करते हुए कहा, बाहर 2 मुहाफिजों और अंदर डेविड के अलावा किसी चौथे का वजूद हमारे इल्म में नहीं है। हो सकता है कि वो उसी का साथी रहा हो जो मुकाबले में मारा गया हो और वो लोग मुर्दा ढोने की बजाय उसे भी यहीं छुपा गए हो। बहुत दूर की कोड़ी लाए हो। तनुमन जहरीले लहजे में बोला, फर्ज करो कि वो लाश मिल भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? रायजनी करने वाला उसके तबसरे पर बौखला गया, लेकिन फौरन संभाला लेकर बोला, हो सकता है कि वो कोई जाना पहचाना चेहरा हो। हमें कम से कम ये तो मालूम हो सकेगा कि हमारा मुकाबला किन लोगों से है। ये शिहारा वाली कहानी तो मुझे बिल्कुल बोधी मालूम हो रही है। ये सब बात की बातें, पहले इस बदमाश के हाथ पैर बांध डालो ताकि ये कोई हरकत न कर सके। तनुमन ने फैसला कुल लहजे में कहा, फिर तुम दोनों में से एक आदमी ट्रक लेकर बाहर निकलेगा, बाकी 2 पीछे अंधेरे में आगे बढ़ेंगे। अगर उसके आदमी बाहर मौजूद हुए तो ट्रक पर हमलावर होंगे और हम पीछे से उन्हें टामी गन्नों की बाढ़ पर रख लेंगे। ट्रक जाने वाला मारा भी जा सकता है। लहजा भर के सकूत के बाद वही शख्स बोला, क्यों ना हम ट्रक इसी से ड्राइव करवाएं? हम में से एक आदमी उसके बराबर के पायदान पर छुप कर इसे पिस्तौल की जद पर ले रहेगा। अपने साथियों के हमले में बच गया तो भी फरार न हो सकेगा। कोई गलत हरकत करने या इशारा देने की कोशिश की तो वहीं गोली मार देंगे। ये भी ठीक है। तनुमन ने उसके मशवरे की अहमियत को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन ये बात की बातें हैं, पहले इसे बदस्तु पा करके ट्रक खाली करने का बंदोबस्त करो, वरना रात यूं ही काली हो जाएगी। एक शख्स अपनी टामी गन कंधे से लटकाकर मजबूत टोरी की तलाश में चला गया। तनुमन मुझ पर पिस्तौल ताने रहा और तीसरा अपनी टामी गन फर्श पर डालकर मेरी तलाशी लेने की नीयत से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उसी वक्त दिल ही दिल में वीरा को कोस रहा था, जिसने मुझे ऐन आखिरी लम्हात में दगा दिया था, क्योंकि वो इब्तदा ही से तहखाने की तबाही पर आमादा नहीं थी। उसकी दानिश में लाइट्स काटेज की तबाही तंजीम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस हो सकती थी। शायद मेरे दलाइल की बिना पर उसने बादल नुखास्ता मेरी उस राय को कबूल किया था कि लाइट्स काटेज और उसकी जेर जमीन तामीरात को 4 लाशों समेत तबाह किए बगैर हम अपने अजान को पोशीदा न रख सकेंगे, और बिलखसूस मेरी जात तो बिल्कुल ही बेनकाब होकर रह जाती। मगर अपने बाप और तंजीम के मुफादात शायद उसे सबसे ज्यादा अजीज थे। अपनी आमादगी जाहिर करके उसने बड़ी चालाकी के साथ मुझे किसी खतरनाक मनसूबाबंदी से रोक दिया था और फिर ऐन आखिरी लम्हात में उस उम्मीद पर मुझे यकता तनहा उस मार्के में झोंक दिया कि मैं अपने हरीफों पर किसी सूरत में हावी ना हो सकूंगा। ये टाइम बम! तलाशी लेने वाले के तहयर और खौफ से मिली जुली आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मेरी जेब से निकाला हुआ टाइम बम का पैकेट खोले बेयकीनी के आलम में उसका जायजा ले रहा था। पिस्तौल बरदार तनोमन शख्स भी इस्तरारी तौर पर उसके करीब पहुंच गया और मुहतात अंदाज में टाइम बम का जायजा लेते बोला, अजीब साख्त का है, लेकिन अभी इसका टाइमर ऑफ है। इसे ऑन किए बगैर ये बिल्कुल बेजर है। टिक टिक के इंतजार में ना रहना। मैं लुकमा दिया, इसमें मैकेनिकल टाइम नहीं है जो घड़ी की टिक टिक सुनाई थी। ये जर्मन साख्त का इलेक्ट्रॉनिक पंप है। आवाज निकाले बगैर लम्हात गिनता रहेगा और गिनती पूरी होती तबाही मचा देगा। इसे सुंग से बाहर डाला हो। तनुमन शख्स ने मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से देखते हुए अपने साथी से कहा। उसने टाइम बम का पैकेट तो ले लिया, मगर हिचकिचाते हुए बोला, तुम बाहर मौजूद खतरात से पूरी तरह आगाह हो। अगर निकासी का रास्ता पैदा होते इसके साथ ही हमलावर हो गए तो मैं जान पर खेल कर भी उनकी जलगार को न रोक सकूंगा। तुम चाहो। तनुमन शख्स से सर्द और तहकमाना लहजे में बोला, जो होगा देखा जाएगा। लहजा भर के लिए खामोश होकर उसने मुझे कहर अलुत नजरों से देखा, फिर बोला, ये शरारत और बदमाशी पर तुला हुआ है। बम वाकई इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसका काउंट डाउन कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। इस बम का यहाँ रहना खतरनाक होगा। जो कुछ हो रहा था मेरी हिकमत अमली के ऐन मुताबिक था। 3 के मुकाबले में 2 से जोर आजमाई निस्बतन आसान हो सकती थी। उस मोड़ पर पहुंचकर मैं नताइज की परवाह किए बगैर कुछ कर गुजरने पर तुल गया था। बमबरदार अपने तनुमन साथी के हुक्म की तामील में झिझक रहा था कि उनका तीसरा साथी नायलून की मजबूत टोरी का लच्छा लिए आ मौजूद हुआ। उन तीनों में शक्ल सूरत के एतबार से वो ही ज्यादा खतरनाक और अमली आदमी नजर आ रहा था। फिर उसी लम्हे पैर दर पर कई नाकाबिले यकीन वाकयात रूनुमा हुए और मेरी आंखें हैर से पेशानी परचा चढ़ी। तहखाने की तंग और महदूद फिजा में खटाक की हल्की सी आवाज की गूंज भी कासी नुमाया थी। तनुमन का पिस्तौल मौजाना अंदाज में उसकी गिरफ्त से उड़कर दूर जा गिरा। डोरी लाने वाले को यह समझने में देर नहीं लगी कि किसी तरफ से साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से फायर किया गया था। उसने फुर्ती के साथ अपने निशाने से टामी गन उतारना चाहिए,
उसका साथी फर्श पर पड़ी हुई अपनी गन की तरफ लपका था, लेकिन वीरा की ललकारती सफाकाना आवाज ने उन तीनों को अपनी अपनी जगह मुंजमद कर दिया था। जो जहां है वहीं रुका रहे, वरना मैं भेजा उड़ा दूंगी। इस वक्त तुम सब मेरे निशाने पर हो। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दुराने खून यकबयक तेज हो गया। उसके बारे में मेरे सारे शुबहात आखिरकार बेबुनियाद साबित हुई थी। उसकी आवाज ट्रक के अकबी हिस्से से आई थी, जिस पर लकड़ी की वजनी पेटियां लदी हुई थी। शायद वो जीप से उतरते ही अंधेरे और अपने स्याह लिबास का फायदा उठाकर ट्रक के अकबी हिस्से में लदी हुई पेटियों पर चढ़ गई थी और उसी पर सवार सुरंग में दाखिल हुई थी। जबकि अंधेरे में उसे पजीरों के आसपास वजूद न पाकर उसकी तरफ से मेरे जहन में शुबहात सर उभारने लगे थे, लेकिन उसने उन नाजुक लम्हात में नमूदार होकर मेरे सारे खदशात को बेबुनियाद साबित कर दिया था। अपने हथियार जमीन पर डालकर हाथ सरों पर बांध दो। चंद सानियों बाद उसकी आवाज दोबारा गूंजी। उस वक्त उसकी निस्वानी आवाज का सारा लोच और चौक काफूर हो चुका था और वो किसी पेशावर सफाक कातिल की आवाज मालूम हो रही थी, जिसकी जिंदगी लतीफ चश्मों से दूर महज कताल ताल में गुजरी हो। वीरा की भी आवाज गोली एक के हाथ से पिस्तौल गिराकर उसे गैर मुसल्ला कर चुकी थी। दूसरा फर्श पर पड़ी हुई अपनी टामी गन तक पहुंचने भी न पाया था कि वीरा की आवाज ने उसके बढ़ते हुए कदमों पर जंजीर डाल दी। तीसरा जो भड़ककर अपने शाने से गन उतार रहा था, उस आवाज पर ऐसा बुखलाया जैसे शुरू ही से उसका इरादा कंधे का बोझ फर्श पर मुंतकिल करने का रहा। फिर उन्होंने फौरन ही अपने हाथ सरों पर रख लिए। वो तीनों खौफाना नजरों से मुझे घूरते जा रहे थे। शाबाश, अब तुम तीनों दीवार की तरफ मुंह करके एक साथ खड़े हो जाओ। डैनी, तुम टामी गन उठा लो। डैनी, तनुमन के मुंह से तहय्युर सदा आवाज बरामद हुई। तो तुम ही वो खबीस और नाबकार बागी हो जो आज भी तंजीम के बड़ों को जिंदा या मुर्दा मतलूब है। वो पुरानी बात है मोटे गिद्ध। मैंने टामी गन की नाल से उसके पेट में टहका देते हुए कहा, चंद दिनों से मैं तुम्हारे बड़ों का मंजूर नजर हो चुका हूँ। तुमने देख लिया कि मेरा एतमाद बिला सबब नहीं था। इन तीनों ने जैसे ही दीवार की तरफ मुंह किया, वीरा छलांग मार कर ट्रक पर लदे हुए माल पर से नीचे आके उस वक्त सर से पैर तक स्याह लिबास में मलबूस थी और उसे वीरा लाइट के तौर पर पहचानना नामुमकिन होकर रह गया था। नकाब के जालीदार सुराखों के पीछे छुपी हुई आंखों के बायस मेरे लिए अंदाजा करना दुश्वार था कि वीरा किस तरफ मुतवज्जा थी। लिहाजा मैंने उनके करीब होकर इजाजत तलब अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी और वीरा ने असबात में सर हिला दिया। वो तीनों खामोश एक दीवार की तरफ मुंह किए अपने फैसले के मुंतजिर थे और मेरा खून खोल रहा था। वो तीनों तंजीम के एक नापाक और घनौने मकसद की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे थे। उनका जमा किया हुआ असला न जाने कहां कहां कैसे कैसे चराइम में बेगुनाह लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता चलाया था और उस वक्त वो तीनों रंगे हाथों पकड़े गए थे। उनके बारे में न मैं कानून से मदद ले सकता था और न ही कानून उन्हें करार वाकई सजा दे सकता था। मैंने टामी गन की नाल का रुख कदरे नीचे करके हाथ घुमाते हुए उनकी टांगों पर हल्का सा ब्रस्ट मारा। बारूद की नागवार बू के साथ तहखाने की फिजा उनकी दर्दनाक चीखों से लर्ज उठी। फर्श और दीवारें उनके गंदे खून से आलूदा हो गई। पिंडियों और हड्डियों का सुरमा बनते ही वो माजूर लोथड़ों की तरह नीचे गिरकर बुरी तरह तड़पने लगे। खत्म कर दो, सिसका क्यों रहे हो? वीरा ने गालबन मुझे घूरते हुए सर लहजे में कहा। वापसी में देखा जाएगा, मैंने टामी गन कंधे से लटकाते हुए कहा। आओ ऊपर चलो ताकि तुम्हें तुम्हारे अब्बाजान की तस्वीर का दीदार करवा सकूं। बिखरा हुआ असला समेट कर ऐसी जगह डाल दो जहां उनकी रसाई न हो सके। उसने कहते हुए टाइम बम का पैकेट उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। ऐसा न हो कि ये वापसी पर रास्ते का पत्थर बन जाए। मैंने सारा फाजल असलहा उठाकर ट्रक के ड्राइविंग कैबिन में डाल दिया। फिर वो मेरी तकलीद में लाइट्स काटेज के नंबर 3 के ममनू इलाके को जाने वाले सीनों पर होली। उसे पहले उस कमरे में ले गया जहां मेरे हाथों जहन्नम वासन होने वाले पहले शिकार की लाश पड़ी हुई थी और मवासलाती आलात बिन नाकारा हालत में बिखरे हुए थे। तुमने भी कोई वाकई बदरू खुशी हुई मालूम होती है। उसकी आवाज तहय्युर अमेज थी। तुम तनहा ये सब कुछ कर गुजरे और किसी को कानों कान भी पता न चल सका कि कितनी बड़ी तबाही तबे कदमों उनकी तरफ पड़ रही है। क्या ये मुमकिन नहीं कि अब तुम नकाब उतार दो? मैंने अचानक ही उसे घूरते हुए कहा ताकि मैं तुम्हारे ख्यालात के साथ साथ चेहरे के तासरात से भी आगाह हो सकूं। मैंने सुना है कि हंसते मुस्कुराते हसीन चेहरों का दीदार भी इंसानी हौसला बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उस काली निकाब से उलझन हो रही है मुझे। मैं अपनी असली सूरत में यहाँ किसी की निगाहों में आना पसंद नहीं करती। मैं यकीन दिलाता हूँ कि वापसी तक किसी से टकराव नहीं होगा। नीचे पहुंचने तक वो तीनों कसरत से खून जाया होने के सबब मर चुके होंगे या करीबुल मर्ग होंगे। सकरात के आलम में कोई भी पड़ा हुआ ट्रौना नजर आने लगता है क्योंकि नामा अमाल में बेशतर स्याही हुस्न की रंगीनियों से ही जन्म लेती है। उसने अपने चेहरे पर से लचकदार स्याह कपड़े की वो नकाब उतार ली जिसने चेहरे पर स्याह जिल्द का रूप इख्तियार किया हुआ था और मैं तहसीन अमेज अंदाज में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी से बने हुए हो। वो झीपे हुए अंदाज में बेबसी के साथ हंसते हुए बोली, 1000 बार मना किया है कि मुझे हर वक्त एक खूबसूरत लड़की ना समझा करो। मैं अपनी पसंद से दोस्ती और दुश्मनी पालने की आती हूँ। बस मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। मैं हकायक की दुनिया का आदमी हूँ। तुम जो हो वही समझता हूँ। जब शुगर क्वीन समझने की कोशिश करता हूँ तो घोल कर पी जाने को तबीयत चाहती है। मालूम होता है कि हर वक्त दिल हथेली पर लिए फिरते हो। समझ में नहीं आता कि गजाला जैसी नेक और समझदार लड़की तुम जैसे दिल फेंक में क्या देख कर मर मिटी है। हर वक्त तुम्हारा ही दम भरती रहती है। वजिच होकर बोली, अपनी अपनी मिट्टी की बात है।
मैं बड़ी खास और पुरकशिश मिट्टी से बनाया गया हूँ। तुम खुद ही को देख लो कि कभी मुझको मरवाने पर तुल जाती हो और कभी करीब से करीब तर होकर यूं शराब करती हो कि इन ख्वाबों में कुछ आने को तबीयत चाहती है। इतनी गाढ़ी उर्दू मेरे बस से बाहर है। वो संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली, ये बताओ कि वो तस्वीर कहाँ है? तस्वीर इसी इमारत में है। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, यह बताओ कि गजाला कहाँ है और तस्वीर मिलने के बाद कब तक मुझे वापस मिल सकेगी? सौदेबाजी करना चाह रहे हो? वो तिनक कर बोली, सौदेबाजी नहीं, मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी चाहता हूँ। मैंने संजीदगी के साथ कहा, बड़े गलत मौका पर तुमने ये बात छेड़ी है। वो मुतासफाना लहजे में बोली, पहले मैं तुमको बता चुकी हूँ कि वह जहाँ है कुछ है। होटल में मेरे पास उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ एक पैगाम मौजूद है, लेकिन उस बारे में मैं अब तुम्हें मजीद अंधेरे में नहीं रखूंगी। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं चौंक पड़ा। क्या कहना चाह रही हो तुम? इस मामले में मुझसे अंदाजे की फाश गलती हुई है। वो नादम नजर आ रही थी और उसका लहजा शिकस्त खोरता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे हालात पैदा करने में कामयाब हो जाओगे कि तस्वीर हमारे कब्जे में आ जाएगी। मेरा ख्याल था कि तुम तस्वीर देख लोगे, फिर मुझे तुमको साथ लेकर अपने बाप की तलाश में यूरोप के सफर पर निकलना होगा। अब बदकिस्मती से गजाला पाकिस्तानी थी और तुम पाकिस्तानियों ने पूरे यूरोप में अपनी साख इस हद तक तबाह की हुई है कि कोई मुल्क तुम्हारे शहरियों को वीजा और कड़ी छानबीन के बगैर कबूल नहीं करता। बस एक बरतानिया ही ऐसा मुल्क है जहाँ एयरपोर्ट पर खड़े घाट वीजा मिल जाता है। लिहाजा मैंने टिकट का बंदोबस्त करके गजाला को बरतानिया रवाना कर दिया। इस मुहिम में वो लंदन से हमारे साथ शरीक हो सकती थी, लेकिन तुमने अपनी कारकर्दगी से मेरे सारे अंदाजे बर्बाद कर दिए। ये मैं यकीन दिलाती हूँ कि वो लंदन के मुज़ाफ़ात में मेरे बाएतमाद साथियों के दरमियान बिल्कुल खैरियत से होगी। उसकी बात सुनकर मुझे वहशत होने लगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वीरा। वो एक मशरकी लड़की है, कभी मुल्क से बाहर नहीं निकली। वहाँ के आज़ाद मुआशरे में वो घुट कर रह गई होगी। वो कभी मगरबी इक़दार से समझौता न कर सकेगी। चाहे तुम ठीक कह रहे हो, वो धीमे लहजे में बोली, लेकिन मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। वो तालीम याफ्ता है, अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकती है। तुम्हें उसको मोम की गुड़िया नहीं समझना चाहिए जो ज़रा सी गर्मी से पिघल जाएगी। केस्ट पर पैगाम उसने कहाँ रिकॉर्ड करवाया था? मैंने उसे घूरते हुए तुरुष्ट लहजे में सवाल किया। रवानगी से पहले कराची में। तो उसने कहा, उसे यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन यह ज़रूर बता दिया गया था कि उसे एक तवील फ़िज़ाई सफ़र दरपेश है। कागजात मैंने ज़ाती तवज्जो और एहतियात से तैयार करवाए थे और वो सफ़र पर अकेली गई है। मैंने अपने हल्क में तुरशी से खुलती हुई महसूस की। उसकी सलामती के लिए राजदारी बहुत ज़रूरी थी और ये राजदारी बरकरार रखने के लिए उसे तनहा भेजना ज़रूरी था। लेकिन लंदन में एयरपोर्ट पर उसकी देखभाल करने वाले मौजूद थे। मुझे उसकी खैरियत की इत्तला मिल चुकी है और अब उसकी वापसी कब तक मुतवक्का है? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। जब तुम चाहो, उसने पुरखुलूस लहजे में कहा। वैसे मेरा मशवरा यही है कि कुछ दिन उसे बाहर ही रहने दो, वहाँ वो पूरी तरह महफूज रहेगी। यहाँ लॉर्ड्स कॉटेज की तबाही के बाद इस वाक़े में तुम्हारी शमूलियत की निशानदेही हो या ना हो, इंतकामी कार्रवाई के तौर पर तंजीम के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया करना शुरू कर दिया जाएगा। चाहो तो तुम भी मुल्क से बाहर जा सकते हो। मैं हत्तुल इम्कान तुम्हारी मेज़बानी की कोशिश करूंगी। उसने झिझकते हुए सोच सोच कर कह ही डाला, जब तुम मुझे क्लियरेंस दे चुकी हो तो मुझे यहाँ क्या खतरा हो सकता है? मेरा लहजा बदस्तूर तल्ख था। मैं मकामी बड़ों में से एक हूँ और मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तुम्हें लॉर्ड्स कॉटेज में पहुंचा दिया। इस हमारी तबाही के बाद माजी करीब में रूनुमा होने वाले गैर मामूली वाक़यात का जायजा लिया जाएगा और उसमें तुम्हारी वापसी का मामला भी उठेगा। अगर कॉटेज की तबाही के बाद एक भी ऐसा गवाह बच गया जो धमाकों से कबल लॉर्ड्स कॉटेज से तुम्हारी रवानगी के बारे में जानता हो, तो यकीन करो कि तुम्हारी तलाश में चप्पे चप्पे पर आदमी फैला दिए जाएंगे और मैं अक्सरियत के फैसले के खिलाफ इस मुहिम को न रख सकूंगी। यहाँ तंजीम के कितने बड़े मौजूद हैं? मैंने अपने लहजे की तलखी बरकरार रखते हुए अपना तजस्सुस दूर करने के लिए पूछ ही लिया। ये सब बातें होटल लौटने के बाद भी हो सकती है। यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो मेरे शाने थम कर मुझे निकासी के रास्ते की तरफ धकेलते हुए बोली। मेरे लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि उस तरह वो मेरा सवाल टालने के साथ ही माहौल को खुशगवार बनाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे हल्का सा सबक देने का इरादा कर चुका था। तो फिर चलो वापस चलते हैं, मैंने यक बयक पलटते हुए कहा और वो मेरे पीछे हो रही। पहले तो वो मेरा इरादा भां भी न सकी, लेकिन जब मैं तहखाने में उतरने वाली सीढ़ियों के करीब जा पहुंचा तो वो चौंक पड़ी। कहाँ? वापस कहाँ जा रहे हो? तस्वीर का क्या होगा? उसे मेरा बाजू थाम कर तेज लहजे में पूछा था। तस्वीर का हसूल हमारे मुआहदे में शामिल नहीं था। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तस्वीर देख चुका हूँ, लेकिन तुम गजाला को लुटाने का वादा पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा मैंने सारी कार्रवाई यही मुअत्तल करने का फैसला कर लिया, यानी इन जेर ज़मीन तामीरात को तस्वीर समेत तबाह कर दोगे। उसने हैरत और कदर गुस्से के साथ कहा, नहीं। मैंने अपने सर को जुम्बुश देते हुए सपाट लहजे में कहा, मैं कुछ तबाह नहीं करूंगा। सब कुछ यूं ही छोड़कर तुम्हारे साथ वापस रवाना हो रहा हूँ। तुम्हारी बेएतमादी को देखते हुए मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारी गाड़ी ज़्यादा देर तक न चल सकेगी। 4 पुरानी लाशों में ट्रक के साथ आने वालों का भी इजाफा हो चुका है। बाद में आने वाला जूं ही ये 7 लाशें दरियाफ्त करेगा, तुम्हारी जात बेनकाब हो जाएगी। रहमानी तुम्हारे खिलाफ बड़ा गवाह है और फिर लॉर्ड्स कॉटेज से तुम्हारा अचानक गायब हो जाना भी नताइज की वाज़ेह निशानदेही कर देगा। तुम एक छोटी सी बात को गैर जरूरी अहमियत दे रहे हो। इंसान बड़ी अजीब मखलूक है वीरा खानम, मैंने तंजिया लहजे में कहा। बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बातों को टाल जाता है और कभी छोटी सी छोटी बात पर मरने मारने पर तुल जाता है।
गजाला को मेरे इल्म में लाए बगैर बरतानिया भेजकर तुमने बहुत बड़ी बदअहदी का इत्तेकाब किया है। नताइज कुछ भी हो, इस वक्त मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लॉयड्स कॉटेज वाले मेरे पीछे लग जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे मार्कों में आजादाना तौर पर अपना दिफा करना अच्छी तरह जानता हूँ। वो चंद सानियों के लिए खामोश हुई। उस वक्त हम दोनों रूबरू खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मैंने महसूस किया कि अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी थी। फिर वो कदरे तेज लहजे में बोली, मैं समझ रही हूँ कि इस तरह तुम मेरी साख को नुकसान पहुंचाकर बदला लेना चाहते हो। तुम्हारी जात शुबहात की जद में आई तो लामुहाला मैं भी बरीउल जिम्मा न रह सकूंगी, क्योंकि तुम्हें लॉयड्स कॉटेज तक पहुंचाने में मेरा ही हाथ था। यह सोचना तुम्हारा काम है। मैंने बेपरवाही से कहा, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि अब ये सब मुझे अपने हाथों से तबाह करना होगा। उसने फैसला कुल लहजे में कहा। मुझसे बदअहदी के बाद ये तंजीम से खुली खत्तारी होगी। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, इस इकदाम का वाहिद गवाह तुम होगी। वो मुझे घूरते हुए बोली, मुझे इस वाक़ई की बाज़गश्त कहीं भी सुनाई दी तो तुम मेरे हाथों से न बच सकोगे। तुमसे ये पता तो चल चुका है कि मेरे बाप की तस्वीर यहाँ एक मकफिल कमरे में मौजूद है, इसलिए टाइम बम सेट करने से पहले मैं एक बार खुद यहाँ तस्वीर तलाश करूंगी। लेकिन तुम्हें यह बता दूं कि तुम मेरे साथ बहुत आगे बढ़ने के बाद अलग होने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता था कि नंबर 3 के उस हिस्से में वीरा के लिए मकफिल कमरे तक पहुंचना ज्यादा दुश्वार साबित न होगा, लिहाजा मैं फौरन ही उसीले लहजे में फट पड़ा और जो मुंह में आया कहता चला गया। लेकिन मेरा इरादा दर हकीकत वो नहीं था जो मैं जाहिर कर रहा था। वो दरअसल शुरू ही से अपनी बड़ाई के शदीद एहसास में मुबतला थी और मौका में मौका मुझे अपनी बालादस्ती का एहसास दिलाती रहती थी, जबकि मैं उसकी बराबरी या तहकीर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। और उस बार तो वो पूरी तरह मेरे दाम में आ गई थी। मुझे उसकी बातों का पूरा यकीन था। ये मालूम था कि अगर उसने गजाला को बरतानिया भेजा होगा तो वहां उसके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा बंदोबस्त भी किया होगा। लेकिन मैं उसके लम्हा बलम्हा बदलते हुए तेवरों पर निगाह रखते हुए सख्त सुस्त कहता रहा और वो किसी मुज़ाहमाना रद्द अमल का इजहार किए बगैर मेरी पूरी तकरीर सुनती रही।